और चीन ने बाकायदा भारतीय फौज को बदतरीन शिकस्त दी। अब ये जो फाइल्स थी इनमें रॉ की वो सारी प्लानिंग थी जो कि इस जंग के पेश नजर उन्होंने की गई, जिसमें ये भी साबित था कि ये पूरे का पूरा जो पहलगाम अटैक है ये एक फास्ट फ्लैग अटैक है और ये इंडिया ने खुद करवाया है। चाइना ने भी बड़े जोर का एक जिसे कहेंगे इंडिया को जवाब दिया है। भारत ने वही प्लान अपना एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने उनको उधर ही रोक दिया। वो एक कदम भी आगे नहीं जा सके। अगर आपने पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग करने की कोशिश की तो चाइना आपके साथ टू फ्रंट वार छेड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट डॉक्टर फरहान वीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी भाई और जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। फरहान भाई, अभी इंडिया पाकिस्तान से शिकस्त खाकर संभला नहीं था तो दूसरी तरफ चाइना ने उसको चपेड़े मारना शुरू कर दिए हैं और उनका जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है उसका नाम ही रख डाला है चाइना ने। तो ये आप इसे कैसे देखते हैं? चाइना ने क्यों इस वक्त जब वो पाकिस्तान से शिकस्त खुर्दा होकर अभी उसको वो ऑपरेशन दोबारा सिंदूर को करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी जो शिकस्त खाई है उससे अभी वो इतने सहमे हुए डरे हुए, लेकिन वो कोशिश करें। दूसरी तरफ चाइना ने चढ़ाई कर दी है। अच्छा कज़ाफ़ी भाई, ये जो पूरा इशू है इसके लिए हमें थोड़ा सा चाइना के बैकग्राउंड के ऊपर जानना पड़ेगा कि ये जो अरुणाचल का इशू है ये क्या है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये माजी में जो चीन का इलाका तिब्बत है उसका हिस्सा हुआ करता था और इसको साउथ तिब्बत कहा जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब अंग्रेजों की ये हिंदुस्तान के ऊपर बाकायदा हुकूमत कायम हो गई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एडवांसमेंट शुरू की। तो ये जो तिब्बत का इलाका था इसको वो अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहते थे। और ये वो टाइम था, ये 1914 और उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वो वक्त था जब चीन के ऊपर काफी माशी हालात जो उनसे हैं वो ठीक नहीं थे। चीन के अंदर इनफाइटिंग भी चल रही थी, वहां पर सिविल वार्स का भी दौर चल रहा था, लेकिन तब भी चीन में एक हुकूमत बज़ाहिर फिर भी कायम थी, लेकिन वो एक वीक गवर्नमेंट थी। तो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि इस अरसे के दौरान जो साउथ तिब्बत के चंद लोग थे उनसे रब्ता किया, उनको बाकायदा रिश्वतें दी और उनको बोला कि जी ये जो इलाका है ये आप हमारे हवाले कर दें और ये इंडिया की जो हमारी कॉलोनी है इसका हिस्सा होगा। तो 1914 में इसके लिए उन्होंने मैकमैन लाइन, जिस तरह ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लाइन थी, बिल्कुल इसी तरह ये एक मैकमैन लाइन है जो कि उन्होंने ये तिब्बत के पूरे इलाके में कायम की। ठीक है। अब ये जो लकीर है इसके क्याम के कुछ अरसे के बाद ही क्या हुआ कि वो चीन ने एहतजाज शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये जो फैसला है इसके लिए आपको बाकायदा चीन की गवर्नमेंट से भी इजाजत लेनी चाहिए थी। आप सिर्फ साउथ तिब्बत के चंद लोगों को पैसे देकर ये काम नहीं थे कर सकते। लेकिन उस वक्त चीन के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतना पैसा नहीं था कि वो अंग्रेजों से लड़ाई कर सकें। अब वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि चीन ने इस एरिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा। तो दूसरी जंग अजीम हो गई, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान अलहदा हो गए। तो चीन ने इसके ऊपर बार बार भारत से मुतालबे किए कि ये जो एरिया है इसका ताल्लुक चीन से है और ये जो हमारा एरिया है इसको आप हमें वापस कर दें। तो भारत इनसे बार बार इनकार करता था। यही वजह है कि भारत बनने के 15 साल बाद जो चीन और भारत की पहली और बाकायदा जो ऑफिशियल लड़ाई हुई वो 1962 में हुई। और वो जो लड़ाई थी उसका भी जो मेन क्रक्स था वो यही इशू था जिसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। और चीन ने बाकायदा भारतीय फौज को बदतरीन शिकस्त दी और जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका था उस पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ ये था कि दूसरी जंग अजीम के बाद पूरी दुनिया की जितनी भी पावर्स हैं उन्होंने फैसला किया था कि ये जो नेशन स्टेट्स बन गई हैं इनके बॉर्डर्स को नहीं छेड़ा जाएगा। 1962 में भी चीन कोई इतना ज्यादा पावरफुल मुल्क नहीं था, तो उनकी अभी इकॉनमी उन्होंने बेहतर करनी थी, वो भी डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में थे, इनिशियल स्टेजेस में थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया एक दफा 1962 की जंग में, लेकिन अपनी फौजें वापस बॉर्डर से पीछे ले गए ताकि आलमी सतह पर जो उनका रुतबा है वो कम ना हो और दुनिया के ममालिक उनके ऊपर पाबंदियां आयद ना करें। और लेकिन फिर भी चीन ने इस एरिया के ऊपर अपना क्लेम नहीं छोड़ा था। अब भी क्या हो रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो पूरी लड़ाई हुई इस अरसे के दौरान भारत में बाकायदा चीन के खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च की गई। अगर आप अभी भी देखें तो जितने इंडिया के टीवी एंकर्स हैं, जितने उनके तजिया निगार हैं, वो सारे बार बार एक ही बात करते हैं कि हमने जी पाकिस्तान के साथ लड़ना है तो हमें चाइना के साथ भी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए और ये एक टू फ्रंट लड़ाई होगी और हमें वहां पर भी जी चाइना के ऊपर भी हथियार फेंकने होंगे। तो ये जितना भी इंडिया एक एग्रेशन दिखा रहा है उसको चीन में बाकायदा नोटिस भी किया जाता है, चीन के लोग इसको देखते भी हैं और फिर उनसे रिस्पॉन्स भी आता है। फिर दूसरा एक मसला ये है कि भारत ने ये जो पूरे जंग हुई इसमें जो उनका इनिशियल प्लान था वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके। अब इनिशियल प्लान क्या था कि ये जो पहलगाम का पूरा वाकया होता है इसको भारत ने एक जो ग्रुप था द रेजिस्टेंस फ्रंट उसके साथ नत्थी करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि जी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये पूरा वाकया करवाया।
अब जो द रेजिस्टेंस फ्रंट था, उनका अपना एक टेलीग्राम अकाउंट था जहां पे वो बाकायदा पैगामात नशर करते हैं और उनसे वो मीडिया को पता चलता है। जैसे ही भारत ने ये इल्ज़ाम लगाया, उसके 2 दिन बाद रेजिस्टेंस फ्रंट ने अपनी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की और उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि हमारे जो चंद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उनको भारत की जानिब से बाकायदा हैक किया गया है और उनसे ये गलत पैगामात भेजे गए हैं कि हमने पहलगाम का वाक़या करवाया, हमारा इस वाक़ये से कोई ताल्लुक नहीं। अब बिल्कुल। कज़ाफ़ी भाई देखें, सोचने की बात ये है कि जो भी दहशतगर्द ग्रुप है, अगर वो कोई भी दहशतगर्दी की कार्रवाई करवाता है, तो वो उसको क्लेम करता है। कार्रवाई करवाने का मकसद ये है ताकि उस दहशतगर्द ग्रुप का नाम ऊँचा हो, लोग उससे हुँ, डरें या उसका कोई रोब या उसका कोई पॉलिटिकल मैसेज जाए। कोई दहशतगर्द ग्रुप ऐसा नहीं होता जो कि दहशतगर्दी का हमला करवाए और उसके बाद अपना मैसेज वापस ले ले। लेकिन बिल्कुल। रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये काम किया जिससे पता चलता है कि उनका शायद इस वाक़ये में कोई इतना रोल नहीं था। अब इसके बिल्कुल। ऐन 2 दिन के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट ने बाकायदा रॉ के खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक किए, जिनको EX322 फाइल्स कहा जाता है। अब हुँ, ये जो हुँ। फाइल्स थी, इनमें रॉ की वो सारी प्लानिंग थी जो कि इस जंग के पेश नज़र उन्होंने की गई, जिसमें ये भी साबित था कि ये पूरे का पूरा जो पहलगाम अटैक है, ये एक फ़ॉल्स फ्लैग अटैक है और ये इंडिया ने खुद करवाया है। और उनका हुँ, हुँ। मकसद क्या है कि आज़ाद कश्मीर पे बाकायदा 2-2 किलोमीटर हम बाउंड्री लाइन के आगे जाकर एक नया बफर ज़ोन कायम करें। जिसका हुँ, एक हुँ। और वाज़ेह मकसद ये भी जाता है कि पाकिस्तान में चीन ने सीपेक की सूरत में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की है और उनकी जो अरबों हुँ, डॉलर हुँ। की सरमायाकारी है, जैसा कि आप जानते हैं कि वो गिलगित-बल्तिस्तान से गुज़रती है, तो अब भारत क्या चाहते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता एन्क्रोचमेंट करके उस एरिया हुँ, तक हुँ। पहुँच जाए और वो सीपेक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। तो हुँ, चीन हुँ, को हुँ। इस चीज़ का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। अगर आपने देखा हो, तो जब 2019 में वो अगस्त में भारत ने बाकायदा कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया, तो उसके हुँ, बाद हुँ। से चीन ने एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी अपनाई है। उनका जब भी कोई तज्ज़िया निगार इंडिया पाकिस्तान हालात के ऊपर बोलने जाता है, तो वो एक चीज़ कहते हैं कि चाइना स्टैंड्स विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ पाक एंड सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। हुँ, कि हुँ। चीन बिल्कुल। नहीं चाहता कि पाकिस्तान का जो रक़बा है उसमें किसी किस्म की मुदाखलत हो। तो अब क्या हुआ कि हुँ, हुँ। भारत ने वही प्लान अपना एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ोर्सेज़ ने, हमारे जवानों ने उनको उधर ही रोक दिया, वो एक कदम भी आगे नहीं जा सके। लेकिन उसके बिल्कुल। साथ ही फिर चीन ने भी ये पैगाम दे दिया कि हमने अरुणाचल प्रदेश को ज़ंगनान का नाम दे दिया है। अब ये जो ज़ंगनान हुँ, है, हुँ। इसका मतलब है साउथ तिब्बत, कि मतलब वो जो तिब्बत का हुँ, साउथ का हुँ। इलाका है, उसको चीनी ज़ुबान में ये कहा जाता है। इसके साथ ही उन्होंने हुँ, कहा कि हुँ। यहाँ पर जो पहाड़ हैं, उनके चाइनीज़ नाम उन्होंने रख दिए, यहाँ पर जो दरिया गुज़रती हैं, उनके चाइनीज़ नाम रख दिए, यहाँ पर जो शहर हैं, हुँ, हुँ। उनके चाइनीज़ नाम रख दिए। तो इससे भारत को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान के हुँ, हुँ। साथ दोबारा जंग करने की कोशिश की, तो चाइना आपके साथ टू फ्रंट वॉर छेड़ सकता है। अब भारत के बिल्कुल। ये जितने भी तज्ज़िया निगार थे, उन्होंने हालिया ये पाक भारत जंग से पहले बाकायदा तज्ज़िये किए थे कि मोदी सरकार जी चीन को अपने साथ मिला चुकी है। हुँ, लेकिन हुँ। चीन ने ये पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा है, उसको क्वैश करके रख दी है। और हुँ, इसमें हुँ। भारत के लिए एक और खुफिया पैगाम ये भी है कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ जाने की कोशिश की, तो चीन हुँ, हुँ। आपके दरियाओं का रास्ता भी बंद कर सकता है। चाइना के पास ये बिल्कुल। इख्तियार मौजूद है। तो इंडिया बिल्कुल। में जितनी इन्होंने एंटी चीन नफ़रत फैलाई है, उसका चीन अब बराबर जवाब दे रहा है। और चीन की जो मौजूदा डिप्लोमेसी है, इसको अगर आप देखें, इसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो हुँ, वो हुँ। जो एक माज़ी में उन्होंने एक बड़ा पीसफुल और पुरअमन मुल्क होने की, अब वक़्त के साथ-साथ क्योंकि वो एक सुपर पावर बनते जा रहे हैं, तो हुँ, वो हुँ। अब ये चाहते हैं कि उनकी भी जो-सी अथॉरिटी है, वो एस्टेब्लिश हो और कोई भी मुल्क इस तरीके से उनको धमकियाँ ना लगाए। तो हुँ, आप हुँ। देखेंगे माशाल्लाह से कैसा बि रिस्पॉन्स आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, चाइना की जानिब से तो पाकिस्तान से जब मार खाई उसके बाद चाइना ने भी बड़े ज़ोर का एक जिसे कहें कि इंडिया को जवाब दिया है। तीसरी जानिब भी हम देखें तो बांग्लादेश ने जो जिस तरह वो सरदार थंडर की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, पाकिस्तान को स्पेस दे रहे हैं बांग्लादेश की एयर बेस में। तो ये तीनों जानिब से जो एक महाज़ खुल रहा है, उससे जो एक बड़ी जिसे आम ज़ुबान में हम कहते हैं कि वो जो चिकन नेक है इंडिया की, जिससे आगे उनकी 7 रियासतें जुड़ती हैं, उसके बारे में भी बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं। वो उसको आप कैसे देखते हैं? अब जब बांग्लादेश और चाइना का अलायंस बनेगा और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी है, तो जब वो चिकन नेक जो 2200 किलोमीटर का एक छोटा-सा 22 किलोमीटर का खाली एक जो रास्ता है, अगर वो खत्म हो जाए, तो इंडिया के तो ऑलरेडी टुकड़े हो जाएँगे। जी, ज़ाफ़ी भाई देखें, ये जो पूरा बांग्लादेश का मसला है, इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। देखें, पाकिस्तान भी एक मुल्क है। हमारे हुँ, 4 ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं। हमारा मतलब ईरान से हमेशा एक अच्छा ताल्लुक रहा है। हालिया हुँ, कुछ हुँ। अरसे में जब उन्होंने स्ट्राइक्स की, तब भी पाकिस्तान ने उन्हें जवाब दिया। लेकिन 2-4 दिन में ही हालात दोबारा नॉर्मलाइज़ हो गए। तो पाकिस्तान ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान चीन के अच्छे ताल्लुकात हैं। हुँ, पाकिस्तान हुँ। अफ़गानिस्तान के भी ट्रेडिशनली बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हुँ, पाकिस्तान ने हुँ। अफ़गानिस्तान की सोवरेनिटी की हिमायत की।
जब उधर रूस ने कब्जा किया तो पाकिस्तान सबसे पहले आया उनको छुड़वाने के लिए। जब उनके अंदर इन फाइटिंग और सिविल वॉर शुरू हुई, पाकिस्तान ने जाकर उनकी मदद की। फिर उसके बाद से बिल्कुल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात थोड़े से खराब भी हुए, लेकिन वो हुँ, हुँ। हालात खराब होने की भी जो बड़ी वजह है वहां पर इंडियन मुदाखलत रही है कि ये हामिद बिल्कुल। करजई और अशरफ गनी दौर में इंडिया ने बाकायदा पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर था वहां पर 17 कौंसल खाने खोले जहां से दहशतगर्दों को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। ये तहरीके तालिबान हुँ, पाकिस्तान, हुँ। ये सारे का सारा जो फितना और ख्वारिज है ये भारत ने वहां पर पैदा किया। अब उस वजह से बिल्कुल। हमारे अफगानिस्तान से हालात खराब है, नहीं तो हमारे उनके साथ ट्रेडिशनली ताल्लुकात ठीक रहे हैं। अब उसके हुँ, हुँ। कंपैरिजन में इंडिया के साथ हमारे हालात कश्मीर के मसले की वजह से ऑब्वियसली शुरू से ही खराब हैं। लेकिन हमें ये देखना हुँ, हुँ। पड़ेगा कि हमारे कंपैरिजन में अगर हम इंडिया की जानिब जाएँ, उनके हुँ, हुँ। श्रीलंका से हालात खराब, उनके हुँ, हुँ। बांग्लादेश से हालात खराब, उनके भूटान से हालात खराब, उनके नेपाल से हालात खराब, उनके चीन से हालात खराब, उनके पाकिस्तान से हालात खराब। इंडिया का कोई भी नेबर, चाहे वो श्रीलंका हो जाए, मालदीव हो जाए, कोई भी नेबर जोन-सा है वो इंडिया के साथ खुश नहीं है। अब वो हुँ, हुँ। क्यों खुश नहीं है, हमें इसकी वजह भी जाननी है। इसकी बुनियादी वजह अखंड भारत, ये जो नरेंद्र मोदी हैं, ये हुँ, बुनियादी हुँ। तौर पर इंडिया में जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, आरएसएस, हुँ, हुँ। उसके मेंबर बिल्कुल। हैं। और आरएसएस की जो 1924 में आइडियोलॉजी लिखी गई, तो उसमें लिखा गया कि आरएसएस का मकसद अखंड भारत को दोबारा बहाल करना है। अब हुँ, अखंड हुँ। भारत क्या है कि ये इन्होंने इंडिया का एक फ़िक्शनल पुराना मैप निकाला है, जिसमें वो कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान भी इंडिया का हिस्सा है, पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा है, बांग्लादेश भी इंडिया का हिस्सा है, श्रीलंका भी इंडिया का हिस्सा है, भूटान भी इंडिया का हिस्सा है और चीन में जो तिब्बत का पूरा एरिया है, वो भी, और जो कश्मीर का हिस्सा है, वो भी सारे का सारा भारत का हिस्सा है। हुँ, अब हुँ। ये जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आरएसएस की आइडियोलॉजी के अंदर इतना ज़्यादा मौजूद है कि वहाँ पर जो उन्होंने अपनी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है, हुँ, उसपे हुँ। भी अखंड भारत का मैप लगाया है, जिससे आपको हुँ, हुँ। पता चलता है कि वो लोग इसके ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। अगर आप अभी भी सर्च करें खबरें, तो ये जो योगी आदित्यनाथ है, ये बार-बार कहते हैं कि जी मोदी जी को लाने का मकसद ये अखंड भारत को दोबारा बहाल करना है। क्योंकि इंडिया ने उनके भी कुछ इलाकों पर कब्जा किया है। इसी तरह ही अब हुँ, इंडिया जो है बांग्लादेश के ऊपर भी प्रॉपर कंट्रोल चाहता है, उसने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी कंट्रोल किया है। तो ये जो चिकन स्नैक का एरिया है, यहाँ पर भारत की 7 स्टेट्स लगती हैं, जिसमें ये बिल्कुल। नागालैंड है, वो और उनका वो मणिपुर है, ये असम है, पूरा जो एरियाज़ लगते हैं, मणिपुर है। आसाम है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये भी उसी एरिया में ही आता है। हुँ, अब हुँ। ये जो चिकन स्नैक का एरिया है, ये कुछ जगहों पर अफ़गानिस्तान और चीन के दरमियान में पिसा हुआ है और यहाँ पर जो इसका बॉर्डर है 18 से 22 किलोमीटर तक ये एरिया पतला हो जाता है। अगर ये हुँ, हुँ। एरिया काट दिया जाए तो ये जो सातों की सातों रियासतें हैं, इनका भारत से हुँ, हुँ। राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो जाता है। बिल तो अब हुआ हुँ, क्या था कि अभी जब हालिया पाक-भारत जंग भी लगने लगी, तो बांग्लादेश के एक हुँ, रिटायर्ड मेजर जनरल साहब हैं, जो कि उनके केयर टेकर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, मोहम्मद हुँ, हुँ, यूनुस साहब उनके बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। तो हुँ, हुँ, उन्होंने बाकायदा अपनी एक स्टेटमेंट इश्यू की। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है, तो हमें हुँ, हुँ, चिकन स्नैक के इलाके के ऊपर कब्ज़ा कर लेना चाहिए। अब ये हुँ, ख़्याल उनके ज़हन में क्यों आ रहा है? क्योंकि हुँ, हालिया हुँ, कुछ अरसे में इंडिया को रियलाइज़ हुआ है कि ये जो एरिया है, यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है कि हम यहाँ पर कमज़ोर हैं। तो हुँ, अब वो हुँ, क्या चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश का जो ऊपर से नॉर्दर्न एरिया है, उसको हम किसी तरीके से वहाँ पर कब्ज़ा करें, ताकि हुँ, ये हुँ, जो हमारी एक जगह 18 से 20 किलोमीटर की है, इसको हम बढ़ाएँ और भारत हुँ, हुँ, से ये जो सातों सिस्टर स्टेट्स हैं, ये अलहदा ना हों। अगर आप हुँ, देखें तो हुँ, तारीख़ी तौर पर भी ये जितने भी एरियाज़ हैं, यहाँ पर इंडिया में हुँ, 27 हुँ, जोन-सी हैं, बाकायदा हुँ, हुँ, सेपरेटिस्ट तंज़ीमें जोन-सी हैं मार्ज़ वजूद में, और ये बिल्कुल। तंज़ीमें भारतीय फ़ौज के साथ, भारतीय रियासत के साथ हालते हुँ, जंग में हुँ, हैं। ये नागालैंड के हुँ, लोग हैं, वो बाकायदा इनसे जंग कर रहे हैं, आसाम में हुँ, इनके साथ जंग चल रही है। और ये हुँ, जितने हुँ, भी लोग हैं, ये नज़रियाती तौर पर भी चीन के करीब हैं, क्योंकि ये कम्युनिस्ट नज़रियात रखते हैं। ये खुद को हुँ, भारत के हुँ, साथ ट्रेडिशनली भी अलाइन नहीं करते। तो ये बड़ा बिल्कुल। आसान है कि अगर इस एरिया से इंडिया को कट ऑफ कर दिया जाए, तो ये जो सातों रियासतें हैं, ये इनसे हाली हो जाएँगी। इसीलिए बांग्लादेश और चीन जो से इसके ऊपर संजीदगी से सोच रहे हैं, और अगर हुँ, हुँ। भारत इसी तरह का अपना रवैया बरकरार रखता है, तो हो सकता है कि हमें वहाँ पर भी कोई बड़ी खबर देखने को मिल जाए, इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह डॉक्टर फरहान विक साहब ने हमें चिकन नेक का और अरुणाचल प्रदेश का ओवरऑल जो भी सूरत-ए-हाल है, और चाइना ने जिस तरह भारत को मतलब कि जिसे कहें कि एक खुला चैलेंज किया है नाम चेंज करके, इस हवाले से डॉक्टर फरहान विक ने हमें ओवरऑल सिचुएशन से बताया है कि जो सिचुएशन चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश और चिकन नेक और इस ओवरऑल इसमें चल रही है। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद क़ज़ाफ़ी और फरहान विक को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।